देखो, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, हम लोग बोले थे ना कि हम धीरे धीरे सारा लेक्चर डाल देंगे। तो आज बारी सॉल्यूशन की है। किसकी बारी है? सॉल्यूशन। ये प्योरली बिहार बोर्ड के लिए है। जो लोग नीट या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये प्योरली बिहार बोर्ड के लिए है। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो हमको लगे हैं वो करवा देता हूँ। जैसे सॉल्यूशन क्या है, तो सिंपली बात है, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। हाँ, ध्यान से सुनो। मगर कोलॉइड्स क्या है? यदि कोलॉइड्स पूछ दे तो ये हेट्रोजीनियस है। कैसा है? हेट्रोजीनियस। याद रखिएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस है, जबकि सॉल्यूशन कैसा है? होमोजीनियस। होमोजीनियस उसको कहते हैं जिसका डेंसिटी मिलाने के बाद यूनिफॉर्म हो जाता है। चीनी पानी को मिला दिए तो उसको आप अब फिजिकली अलग नहीं कर सकते, ऐसे इसको भी आप अलग नहीं कर सकते। जबकि याद रखिएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसा होता है? हेट्रोजीनियस। जबकि सॉल्यूशन कैसा होता है? होमोजीनियस। इसमें हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाए थे, लगभग 7-8 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाए थे। उसमें एक कंसंट्रेशन टर्म था मोलरिटी। क्या डिफाइन था? मोल बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, मोलरिटी का यूनिट मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और हम बताए थे जिसके नीचे में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और जिसके नीचे में वॉल्यूम नहीं आएगा, मास आएगा, वो क्या होगा? मास या मोल आएगा, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो बताइए, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है? जी हाँ, मोलालाइटी। मोलालाइटी क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो मोलालाइटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जबकि मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये पूछेगा। तो मोलारिटी मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, जबकि मोलालाइटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। याद रखिएगा, यही एक कंसंट्रेशन टर्म है जिसके नीचे में सॉल्वेंट आता है, और इसका यूनिट मोल पर केजी। और ये टेम्परेचर क्या होता है बेटा? इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आ रहा है समझ में? इंडिपेंडेंट। याद रखिएगा, हमने यहाँ लिख भी दिया है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है? आपको बस एक को याद रखना है, मोलालाइटी। यहाँ टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है? याद रखिएगा, मोलारिटी। कौन सा? मोलारिटी। अच्छा, एक बात यहाँ देख लीजिए, एक टर्म होता है बेटा, मोलारिटी और नॉर्मलिटी में एक संबंध होता है। नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि 0.2 मोलर H3PO3 है, बताओ इसका नॉर्मलिटी कितना है? इसका नॉर्मलिटी कितना है? तो आपको ये याद रखना होगा कि H3PO3 का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है। कितना होता है? 2। ये रटना पड़ेगा बेटे। अच्छा, वैलेंसी फैक्टर इसका 2 क्यों होता है? क्योंकि ये डाई बेसिक होता है। हमने कभी बताया भी है कि ये डाई बेसिक क्यों है, क्योंकि इसमें दो ही OH लगे होते हैं फास्फोरस के साथ, तो ये डाई बेसिक है। अब नॉर्मलिटी तो आप ये फार्मूला को बैठा के निकालिए सकते हो। 0.2 इंटू 2 कितना आ गया? 0.4 नॉर्मल। आ गया समझ में? आओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, यहां पर बेटे क्वेश्चन आ सकता है कि मोल बाय वॉल्यूम पर क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आएगा जरा यहां देखो। मान लो कह दिया कि 20 ग्राम NaOH ले लिए 500 ml वाटर में। डाटा बदल सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डाटा बदल सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। मगर 20 ग्राम NaOH ले लिया 500 ml वाटर में, तो फटाक से इसको लीटर में चेंज कर देना, 1000 से डिवाइड करके। कितना आ जाएगा बेटा? शायद 1/2 लीटर आ जाएगा क्या? हाँ। और इसको मोल में चेंज कर देना। इसका मोलर मास आपको याद रखना होगा। Na का 23 होता है, 23 और 16 कितना हो गया? 39। और 39 एक कितना हो गया? 40। तो 40 हो गया इसका मोलर मास। वेट अपॉन मोलर मास मोल होता है, तो यहां से मोल कितना हो गया बेटा? 20/40 कितना हो गया? 1/2। आ गया समझ में? अब बताओ, इसको मिटा रहे हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम मिटा रहे हैं, तो बताओ इसका मोल हो गया इतना, अब वॉल्यूम इन लीटर इतना हो गया। तो बताओ मोलरिटी का क्या फॉर्मूला यहाँ लिखा है? देखो तो, N/V। तो n के जगह 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 कितना हो गया बेटा? 1/4 मतलब 0.25 मोलर। तो यही तरीका होगा कि आप 2 सेकंड में आंसर निकाल के बताइएगा, 0.25 मोलर। अब मान लीजिए इसका वेट 40 ग्राम कह देता, इसका 500 ml कह देता, तो 40 का मतलब मान लो ये 40 ग्राम दे देता, तो 40 ग्राम दे देता, तो ये कितना होता? 1, और ये कितना रह जाता? 1/2। तो 1 डिवाइडेड बाय 1/2 मतलब आ जाता आंसर 2। आ गया समझ में? तो इस तरीका से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है, आओ इधर।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी हम बताए थे? वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है और किसी बातों पर डिपेंड नहीं करता, उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। ये कितने टाइप के थे? 4 टाइप के। क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर, याद आया क्या? ऑस्मोसिस नहीं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, याद रखना। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सिंबल भी देख लो, पाई, RLVP, डेल्टा TB और डेल्टा TF। हम पूछें क्या KF ऑस्मोटिक प्रेशर है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो बिल्कुल बोलेंगे नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन नहीं है कि KF क्या हो जाए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाए। यही 4 है: ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, हम पढ़ाए थे वॉन हॉफ फैक्टर। कहोगे इसका जरूरत क्यों पड़ता है? यदि सॉल्यूट पानी में डालने पर टूट फूट जाएगा तो सारा मोल चेंज हो जाएगा, मोल चेंज हो जाएगा तो सारा वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो इसका तो जरूरत पड़ेगा ना। हमने बोला था मान लो कोई सॉल्यूट को डाले या टूट गया, तो उस केस में वॉन हॉफ फैक्टर 1 से ज्यादा आ जाएगा। और जुड़ गया तो क्या हो गया? 1 से कम आ जाएगा। और ना टूटे ना जुड़े तो उतना ही रह जाएगा जितना था। ठीक है, जितना था उतना ही रू। ऐसा किसके केस में होता है? ग्लूकोज के केस में, ना टूटता है ना जुड़ता है। चीनी के केस में C12H22O11। और बोलो बेटा यूरिया के केस में, ना ये टूटता है ना जुड़ता है। ये तीनों आ रहा है समझ में? ये ना टूटता है ना जो, तो इन सभी का वॉन हॉफ फैक्टर कितना होता है बेटा? तीनों का 1 होता है। आओ जरा हम कुछ का वॉन हॉफ फैक्टर यादें कर लें। NaCl कितने पार्टिकल में टूटेगा? 2 पार्टिकल में 100% डिसोसिएशन, तो इसका वॉन फैक्टर 2। देखो MgCl2 कितने में टूटेगा? 1 Mg और 2 क्लोरीन टूटेगा ना, 2 है, तो इसका वॉन हॉफ फैक्टर टोटल कितना हो गया? 3। ये कितने में टूटेगा? 1 एल्युमिनियम 3 क्लोरीन, तो कितना हो गया बेटा? 4 हो गया वॉन हॉफ फैक्टर। ये कितने में टूटेगा? देखो 2 एल्युमिनियम और 3 सल्फेट, तो कितना? 5। हाँ बेटा 5। और K4FeCN6 ये कितने में टूटेगा? 4 में। ये तो 4 है और ये पूरा का पूरा एक के तरह रहता है, 1 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 5। तो देखो Na2Al2Al Na2SO4 का थ्राइस और K4FeCN6 का, दोनों का वॉन हॉफ फैक्टर 5 आ रहा है। किसका किसका? Al2SO4 का थ्राइस और K4FeCN6, दोनों का वॉन हॉफ फैक्टर कितना आता है बेटा? 5। याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। आओ इधर, अब इधर बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो हम निकाले थे, हाँ वही ऑस्मोटिक प्रेशर। जब हम क्या करते हैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से एक डाइल्यूट सॉल्यूशन को एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से अलग करते हैं, तो पानी किधर से किधर जाने का कोशिश करता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। तो जो प्रेशर लगा के हम रोक देते हैं इस पानी के आने को, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या फार्मूला था? पाई बराबर CRT या N/VRT होता है ना। आओ इधर, डेल्टा TB का क्या फार्मूला होता है? KB/M, मोलालिटी है ये, ठीक है। उसी तरह डेल्टा TF का क्या फार्मूला होता है? KF/M, याद आ रहा है। और KF और KB सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? सॉल्वेंट की, याद आ रहा है। इसका मतलब डेल्टा TB और डेल्टा TF किस पर डिपेंड करेगा? मोलालिटी पर। किस पर? मोलालिटी पर। मतलब इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा? मोलालिटी पर। किस पर डिपेंड करेगा? मोलालिटी पर। नेक्स्ट, ये हम बता चुके हैं, ये कोरोलरी बता चुके हैं। यदि मोल बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, डेल्टा TF भी बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाता है, मगर फ्रीजिंग पॉइंट की वाट लग जाती है। पता है ना, जैसे वो क्वेश्चन दिए, किसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा? किसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा? बताओ। जिसका वॉन हॉफ फैक्टर ज्यादा होगा, जिसका वॉन हॉफ फैक्टर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देख लो किसका वॉन हॉफ फैक्टर ज्यादा है, मेरे अंदाज से AlCl3 का। कितना वॉन हॉफ फैक्टर आएगा? 4, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। मगर यही सवाल में पूछता, ध्यान से सुन ले कान खुल के, मगर इसी सवाल में पूछता किसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो भी जवाब यही होता।
किसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो जवाब यही होगा, ठीक है, यही जवाब होगा। किसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ज़्यादा? तो जिसका वॉन टॉप फैक्टर ज़्यादा होगा उसी का होगा। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो ये सब का जवाब यही होगा, ठीक है। मगर इसी क्वेश्चन में सवाल पूछता कि बता किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। हम डिप्रेशन नहीं पूछ रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये जवाब होगा। मगर पूछ रहा है कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पहले जमेगा, ज़्यादा है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जिसका वॉन टॉप फैक्टर सबसे कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मतलब आंसर बदल के यूरिया हो जाएगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि ये ना टूटेगा ना जुड़ेगा, जबकि ये सब टूटेगा जुड़ेगा। आ गया समझ में? फिर से सुन लो, किसका डेल्टा टीवी ज़्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सब का जवाब ये होगा। मगर यदि हम पूछे किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो बताना होगा यूरिया। जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन, विच हैज़ मोर फ्रीजिंग पॉइंट, किसका मोर फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मतलब किसका ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो हम क्या बताएंगे? जिसका वॉन टॉप फैक्टर सबसे कम होगा, NaCl का। आ गया समझ में? नेक्स्ट, आइडियल सॉल्यूशन किसको कहे थे बताओ? वो जिसमें मिलाने के बाद इंट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आया था, टोटल प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर था। मतलब ये किसके बराबर था? PA किसके बराबर था? P0A, इसको लिख सकते हैं P0A XA प्लस P0B XB, लिखा गया था कभी? याद करो, पढ़ाया गया है, ठीक है। डेल्टा टी मिक्स 0, डेल्टा V मिक्स 0, मतलब मिलाने के बाद ना कोई इंथैल्पी में चेंज आएगा ना वॉल्यूम में। और एग्जाम्पल था N हेक्सेन N हेप्टेन, बेंजीन और टॉल्वीन। क्या बोलेंगे? बेंजीन और टॉल्वीन, याद आया? बेंजीन और टॉल्वीन। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया था, स्ट्रेट लाइन, याद आया? और ये P टोटल का ग्राफ था। तो ये रहा आपका एक ओवरव्यू। आइए अगला लेक्चर इसी में एक और ऐड करता हूं, ठीक है। देखो बच्चों, अब हम जो बात करने जा रहे हैं, आगे की बात कर रहे हैं। देखो, आइडियल सॉल्यूशन हमेशा राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा। कौन सा लॉ को ओबे करेगा? आइडियल सॉल्यूशन उसी को कहेंगे जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा। डेल्टा H मिक्स 0 होगा, डेल्टा V मिक्स 0 होगा, मिलाने के बाद कोई इंट्रैक्शन चेंज नहीं करेगा और ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। N हेक्सेन N हेप्टेन, बेंजीन और टॉल्वीन इसके एग्जाम्पल बोल बोल के याद कर ले बेटा। क्या आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करेगा? डेल्टा H डेल्टा V मिक्स दोनों 0 होगा, मतलब मिलाने के बाद कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब A B सॉल्यूशन में जो इंट्रैक्शन होगा वही AA और BB इंट्रैक्शन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल N हेक्सेन और N हेप्टेन होगा और बेंजीन और टॉल्वीन का मिक्सचर होगा। याद हो गया? कितना सा तमाशा है, थोड़ा सा तो है। अगला, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कभी राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता। ये दो टाइप का होता है, पॉजिटिव डिविएशन और निगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन में इंट्रैक्शन कमजोर पड़ जाएगा बेटा। पॉजिटिव डिविएशन में मिलाने के बाद A और B का जो इंट्रैक्शन होगा, इंडिविजुअल जो कंपोनेंट होंगे उसके इंट्रैक्शन से कम हो जाएगा। इंट्रैक्शन कम हो जाएगा तो वेपर ज़्यादा बनेगा, मतलब P टोटल PA और मतलब P टोटल जो आएगा वो इंडिविजुअल के सम से ज़्यादा आएगा। P टोटल इज ग्रेटर देन PA प्लस PB, मतलब P0A XA प्लस P0B XB। इसको खोल के लिख सकते हैं। H मिक्स बढ़ जाएगा, मिलाने के बाद इंथैल्पी बढ़ जाएगी, और V मिक्स भी बड़ा हो जाएगा क्योंकि इंट्रैक्शन कमजोर हो गया, मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे। आ गया समझ में? तो ये दोनों बढ़ जाएंगे। ये याद रखिएगा, ये पॉजिटिव डिविएशन है तो याद रखिएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। एक बात और, कभी भी आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाता, ये नॉन आइडियल बनाता है। नॉन आइडियल बनाता है, और नॉन आइडियल में पॉजिटिव डिविएशन वाला मिनिमम बनाता है और निगेटिव वाला मैक्सिमम बनाता है। आ गया? एग्जाम्पल रटिए, इथाइल अल्कोहल और वाटर। और इस एक और एग्जाम्पल, इथाइल अल्कोहल और एसीटोन। क्या है फार्मूला एसीटोन का? देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कभी कभी इसका नाम भी पूछ देता है, आयुपैक, प्रोपानोन। एसीटोन का नाम क्या होगा? प्रोपानोन। क्या होगा बोलो? प्रोपानोन। प्रोपानोन, इसको क्या बोलते हैं एसीटोन को? एसीटोन का हो सकता है पूछ दे कि इसका आयुपैक नेम क्या है? प्रोपानोन। याद रहेगा? हम बोल देते हैं प्रोपानोन। प्रोपानोन याद रखिएगा, एसीटोन का आयुपैक नेम क्या है? प्रोपानोन। अब देखिए ये ग्राफ है, इसका ग्राफ कैसे बना के दिखाइएगा? बस आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ तो सिखाइए दिए, इसको ऊपर की ओर उठा दीजिएगा हल्का हल्का।
ठीक है, हल्का हल्का क्या कीजिएगा, ऊपर की ओर उठा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा 12 लेवल में। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये बात हुआ। आइए निगेटिव डिविएशन का बात करते हैं, क्या उसी को पलट देंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। इंट्रैक्शन यदि ज़्यादा हो जाएगा बेटे तो पी टोटल जो आएगा वो इंडिविजुअल के सम से कम आ जाएगा। दूसरी बात, डेल्टा एच मिक्स छोटा हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। डेल्टा वी मिक्स छोटा हो जाएगा 0 से, मतलब निगेटिव हो जाएगा, सब निगेटिव। यहाँ देख रहे हो दोनों पॉजिटिव, आइडियल में दोनों सब 0। ठीक है, अच्छा ये कैसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा। कैसा बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एग्जाम्पल HNO3 वाटर, HCl वाटर, ग्राफ वही सा ही आइडियल सॉल्यूशन में। फर्क क्या पड़ेगा बेटा, इसको नीचे की ओर थोड़ा थोड़ा डिप मार देना, ऐसे हल्का हल्का डिप मार देना, हो गया आपके लेवल में काम चल जाएगा। इसमें ऊपर की ओर उठा देना और यहाँ पर नीचे डिप मार देना। आओ इधर, एक टर्म हम बोले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, वैसा दो लिक्विड का मिक्सचर, दो या दो से अधिक लिक्विड का मिक्सचर जिनका लिक्विड और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम हो जाए। यदि सेम हो जाता है तो आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया, इसीलिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का नाम होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ये बात लैंग्वेज लिख के आना होगा परीक्षा में, सुन लीजिए। मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड विच हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। ठीक है, जिसका लिक्विड और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम हो गया और इसको आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते, इसीलिए यदि कंपोजिशन सेम हो गया तो क्या बोला जाए, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोल दिया जाए। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोल दिया जाए, इनको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोल देते हैं। अब इनका ये दो टाइप के होंगे, अब ये भी बोले हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मैक्सिमम वाला कौन बनाता है, निगेटिव वाला, तो निगेटिव बनाएगा ये, और इसका HNO3 और वाटर, याद रखिएगा HNO3 का कंपोजिशन 68% और यहाँ 32%। ठीक है, वाटर 32%। जब इस कंपोजिशन पर ये पहुंच जाएगा अब इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। अब मिनिमम बॉइलिंग कौन बनाएगा बेटा, पॉजिटिव डिविएशन वाला, पॉजिटिव डिविएशन वाला। और इसमें इथाइल अल्कोहल और वाटर, सुन लीजिए कान खोल के, इथाइल अल्कोहल यदि 95% हो गया और पानी 5% है, अब इसको आप अलग नहीं कर सकते, मतलब इथाइल अल्कोहल 95% तक आप क्या कर सकते हैं, उसको डिस्टिल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 5% उसमें वाटर रहेगा ही रहेगा, 100% अल्कोहल नहीं मिलता। हेनरी लॉ क्या बोलता है, यह सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड बताता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर गैस का सॉल्यूशन के ऊपर होगा उतना ज़्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी होगी। तो 21 इक्वेशन से दिखाते थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर KH इंटू एक्स गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस, जहाँ KH को क्या कहते थे, हेनरी कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस ओवर ए सॉल्यूशन या ओवर ए सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। ठीक है, ओवर द सॉल्यूशन। तो जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज़्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमने बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस। देखो KH, जितना ज़्यादा KH होगा, याद रखना KH का वैल्यू यदि ज़्यादा है, KH का क्या जरूरत है, KH तो हेनरी कांस्टेंट है, यदि KH ज़्यादा हुआ तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, यदि KH कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। पूछा गया है KH ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम, KH कम तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से KH का मान बढ़ जाता है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हाई टेम्परेचर वाले लिक्विड में पानी कम होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन कम घुला होता है। आओ इधर, दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन A और सॉल्यूशन B। मान लेते हैं दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो हम इन दोनों सॉल्यूशन को कहेंगे कि ये आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब दोनों का प्यास बराबर है। अब दोनों पानी कहीं नहीं खींच रहा, या जितना रफ्तार से ये खींच रहा है उतना ही रफ्तार से ये खींच रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्यूशन को कहा जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। रुको, या ऐसा हो यदि हम पाई A का ज़्यादा कर दे किससे, पाई B से, मतलब इसको कर दे हाइपरटोनिक और इसको क्या कर दे हाइपो,
वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है वो हाइपरटोनिक कहलाता है, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसको हाइपोटोनिक कहते हैं। और पानी हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर जाता है। इसका प्यास ज़्यादा है और इसका प्यास कम है, तो पानी हमेशा कहाँ से जाएगा बेटा? हाइपो से हाइपर, मतलब पानी इधर से इधर की ओर जाएगा। आ गया समझ में? मतलब पानी हाइपो से कहाँ जाएगा? हाइपर। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा वो हाइपर हो जाएगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वो क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आ गया समझ में? ठीक है, तो इतना रखिए आप किस में? सॉल्यूशन चैप्टर में। और ज़्यादा हमको ज़रूरत हो गई तो हम ज़रूर बता देंगे, मगर तत्काल में हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे सब लेक्चर डाल दें। कम से कम आज तो आप सॉल्यूशन को रिवाइज कर लें। थैंक यू।